गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान विविध चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा जीवों में विविधता से संबंधित 7 वाले कक्षा 9 का चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने जंतुओं के वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन किया है और उसी का एक लास्ट भाग हमारा बचा हुआ है वर्गीकरण में कि ये हमारा संघ 10वां आता है कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स। इससे पहले वाला जो संघ था उसको प्रोटोपोडेट कहा जाता था। कशेरुकी जो प्राणी है उनकी विशेषता क्या होती है, ये मेरुदंड उपस्थित होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ग हैं जिनको हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला इसका जो वर्ग है वो हमने इसके पूरे वर्गीकरण में लिया था साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें मुख्य जो है वो जबड़े विहीन गोलाकार होता है। ठीक है, दूसरा जो इसकी क्लास थी वो क्या थी, मछली वर्ग, मत्स्य वर्ग, या उसको हम पिसीज भी बोलते हैं, पिसीज। ठीक है, तीसरा जो इसका वर्ग था वो उभयचर थे, एम्फीबियंस, उभयचर जल और स्थल दोनों पर रहने वाले। ठीक है, चौथा इसका जो है वो है पक्षी, रेप्टिलियन। रेप्टिलियन वर्ग जो है वो रह कर चलने वाले होते हैं, सरीसृप भी कहा जाता है। पांचवा जो इसका है वो पक्षी वर्ग है, जिनको हम एविज भी बोलते हैं। छठा जो इसका वर्ग है वो मैमेलियन स्तनधारी होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, दूसरा क्या है, मत्स्य, मत्स्य वर्ग बोलते हैं, मत्स्य। ठीक है, तीसरा जो है वो है जल और स्थल चर, जो जल और स्थल दोनों पर ही रहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देती हूँ। ये मत्स्य वर्ग है, फिर एम्फीबियंस भी बोलते हैं, एम्फीबियंस। उभयचर भी बोलते हैं, इनको उभयचर लिख देती हूँ, उभयचर। ठीक है, फिर मत्स्य उभयचर, उभयचर के बाद में आपने रेप्टिलियन यानी सरीसृप, सरीसृप। ठीक है, सरीसृप के बाद में पक्षी, और पक्षी के बाद में स्तनपायी, स्तनधारी। ठीक है, ये वर्ग है किसकी, कशेरुकी प्राणियों की। ठीक है, सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमेटा को देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जो वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें जैसे हमने देखा था जबड़े विहीन होते हैं, जबड़े विहीन। ठीक है, विहीन, जबड़े विहीन प्राणी होते हैं। इनका जो शरीर होता है उस शरीर के ऊपर शल्क नहीं पाए जाते, शल्क रहित, चिकने सतह वाले होते हैं, सतह। ठीक है, ये सतह वाले प्राणी होते हैं। ये प्राणी जो होते हैं इनका यदि हम आवास देखें तो आवास में क्या है कि ये परजीवी होते हैं, आवास में ये परजीवी है। परजीवी भी कैसे है, बाह्य, बाह्य परजीवी, अर्थात दूसरे जंतुओं के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में, बाह्य परजीवी के रूप में रहते हैं, जिससे इनको विचरण करने और में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, दूसरे जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनसे ये बाहरी रूप से संबंधित रहते हैं। ठीक है, इसका यदि हम उदाहरण ले तो पेट्रामोजोन, पेट्रामोजोन, पेट्रा, इसलिए अगर हम स्ट्रक्चर को देखें या शरीर संरचना को देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें ये नजर आता है। मछली की तरह ही होता है, दिखने में वैसे ही नजर आता है, लेकिन ये इसका पूछिए भाग होता है, एक यहाँ पर इस प्रकार से
ये जबड़ा विहीन है, इसलिए आगे से मुख क्या है, गोलाकार है। ये इसकी आंख है, ये यहाँ पर लोम छिद्र, ठीक है। दूसरे कशेरुक के जो प्राणी होते हैं उन पर ये परजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण। दूसरा है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग जो होते हैं, मछली वर्ग है, सभी जानते हो मछलियों को, झींगा मछली है या प्रॉन, ये आपकी ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल को हम इसके अंतर्गत शामिल नहीं करते। देखिए मछली वर्ग है, मछली है लेकिन मैमेलियन में उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। शार्क है, इस प्रकार की मछलियां इसके अंदर आती है। अब यदि हम सबसे पहले देखें कि जैसे इसके अंदर हमने लिया था कि जबड़े विहीन, तो ये क्या होते हैं, जितने भी प्राणी है सारे जबड़े युक्त है, ठीक है। दूसरा हमने इसमें लिया है शल्क, तो शल्क रहित है। अब क्या आ जाएंगे, जितने भी होंगे वो शल्क वाले होंगे। किसी की त्वचा कैसी होगी, किसी की कैसी होगी, तो त्वचा से संबंधित हम ले तो शल्क युक्त त्वचा, ठीक है। पहला कैरेक्टर आ गया। दूसरा यदि हम श्वसन से संबंधित बात करें, आवाज की बात करते हैं, पहले आवाज की बात करें तो ये क्या होते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है। इनका आवाज क्या है, जलीय है। मछलियां सारी जल में रहती है। यदि हम इसके श्वसन की बात करें, जल के अंदर है तो श्वसन किससे होगा, गिल्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा होता है। कैसे होता है, साइड में पार्श्व में मछलियों के ऐसे गिल्स पाए जाते हैं। जल धारा के साथ में उसमें ऑक्सीजन आती है और वो क्या होती है, पूरे शरीर में पंप कर दी जाती है संवहन तंत्र के माध्यम से। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर की तरफ आती है। तो कहने का मतलब कि श्वसन की क्रिया है वो किससे संबंधित है, गिल से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब श्वसन की बात आई है तो श्वसन के बाद में नेक्स्ट हम हृदय को लेते हैं। तो इनका जो हृदय होता है वो क्या होता है, जैसे हमारे 4 पक्ष पाए जाते हैं, 2 अलिंद 2 नीलय, ऐसे ही हृदय इनके अंदर हृदय 2 कक्षीय होता है, ठीक है, द्विकक्षीय, 2 कक्ष उसमें पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें कि ये तापमान, इनके शरीर का तापमान कैसे रहता है, समान रहता है, एक जैसा रहता है या वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में 2 स्थितियां देखने को मिलती है। एक तो ऐसा होता है जो लगातार एक जैसे तापमान को बनाए रखता है। दूसरी कंडीशन कुछ प्राणियों में ऐसे होती है जो समय के अनुसार उसके तापमान में परिवर्तन होता है। एक में तो बिल्कुल एक जैसा तापमान रहेगा, चाहे बाहरी वातावरण में टेम्परेचर कितना ही बढ़ जाए कितना ही कम हो जाए, जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर फिक्स है वैसे ही कुछ प्राणियों में टेम्परेचर फिक्स रहता है, बाहरी वातावरण में भले बढ़े या कम हो। दूसरे भी प्राणी होते हैं जिनका तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार बदलने की क्षमता होती है। तो मत्स्य वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, असमतापी होते हैं, अर्थात इनका तापमान वातावरण के तापमान के साथ में बदलता रहता है। अब अगर बात करें कि ये अंडज होते हैं या बच्चे देने वाले होते हैं, तो ये अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। इनके अंडे कहाँ दिए जाते हैं, अंडे जल में ही दिए जाते हैं, ठीक है। और जल के अंदर इनका पूरा विकास होना है तो जल के अंदर ही ये अंडे को देते हैं, लार्वा स्टेज आती है, फिर एडल्ट स्टेज आती है। यदि हम इसके एग्जाम्पल को देखें, एक चीज और देखिएगा कि जैसे अपने हाथ होते हैं, पैर होते हैं, ऐसे इन मछलियों में क्या होता है, ये सपोज कीजिए कि मछली का भाग है, ये हाथ की तरह होते हैं, पेक्टोरल फिन बोलते हैं। ये पैल्विक पैर के फिन, पैर के समान होते हैं इसलिए इसको पैल्विक फिन बोलते हैं। ये पीछे जो होता है इसको हम कॉर्डल फिन बोलते हैं। कॉर्डल का मतलब पूंछीय भाग है। अब पूंछीय भाग में जैसे जैसे गति होती है तो ये क्या होते हैं, मछलियां उससे पानी के साथ में गति करती है, पानी के अंदर अपनी गति करती है। इनके लिए पैर का जो काम है या हाथ का जो काम है वो कौन कर रहा है, ये फिन्स करते हैं, पंख करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और इसके अंदर देखिए कि इनका जो शरीर होता है वो नौकाकार होता है। क्यों होता है, जब जल का बहाव तेज होता है, लहरें उठती हुई आती है तो इनके शरीर, इनका जो शरीर नौकाकार होता है उससे वो पानी टकरा
के साइड से निकल जाते हैं और ये सेफ रह जाती है, इनकी सुरक्षा के लिए वो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर एक चीज और देख लीजिएगा, अस्थियां जो है वो अस्थियां कैसी होती है, कंकाल जो है वो किससे बना हुआ होता है, अस्थि और उपास्थि से। उपास्थि से कईयों में तो क्या होता है, अस्थि पाई जाती है, और कुछ एक ऐसे इसके अंदर प्राणी होते हैं जिनका शरीर में जो कंकाल होता है वो उपास्थि से बना हुआ होता है। उपास्थि से बना हुआ जो कंकाल होता है वो शार्क, आपने देखा होगा मछली, शार्क मछली का कंकाल है वो उपास्थि से बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी की क्या विशेषता होती है, शल्क की बात करें, उभयचर आवास की बात करते हैं तो जल और स्थल दोनों पर ही रहते हैं, जल और स्थल, ठीक है, दोनों पर ही इनका आवास होता है। दूसरी हम इसके शरीर के शल्क की बात करें तो इनके शरीर के ऊपर क्या होती है, श्लेष्मिक ग्रंथियां होती है। क्या होती है, पहला ये आवास आ गया, दूसरा श्लेष्मा ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, श्लेष्मिक ग्रंथि इसमें पाई जाती है। श्लेष्मिक का मतलब क्या होता है, चिकना बनाए रखना, इसके शरीर की सामान्य सतह को चिकना बना करके रखते हैं। अगर आवास वाला मैंने बता दिया, अगर हम बात करें इसके श्वसन की तो जल और स्थल दोनों में रहते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, श्वसन किससे होगा, गिल्स से भी होगा और फेफड़ों से भी होगा। श्वसन, ठीक है, श्वसन की क्रिया फेफड़े और गिल्स दोनों के द्वारा। स्थलीय प्राणी होंगे उनमें फेफड़ों में फेफड़े विकसित होते हैं, जैसे मेंढक है तो मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है वो क्या होता है, जलीय आवास में रहने वाला होता है। उस लार्वे में उस श्वसन क्रिया के लिए गिल्स पाए जाते हैं, जबकि मेंढक के अंदर श्वसन क्रिया के लिए फेफड़े पूरी तरह से विकसित होते हैं। अब बात करें हम हृदय की, जैसे इसके अंदर हमने लिया था हृदय जो है वो द्विकक्षीय है, यहाँ पर आकर के हृदय क्या हो जाएगा, ये एम्फीबियंस है इसलिए ये क्या हो जाएगा, त्रिकक्षीय। ठीक है, त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। हृदय कुछ छूट भी जाए तो आप देख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ बराबर। त्रिकक्षीय हृदय होता है, असमतापी होते हैं, जैसे पक्ष वर्ग है या स्तनधारी होते हैं वो तो समतापी होते हैं, बाकी ये क्या है, असमतापी है, असमतापी। ठीक है, उसके बाद में हम देखें कि क्या अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं, तो ये अंडे देते हैं। ठीक है, फिर कंकाल वगैरह वो अस्थि से बना हुआ इनका कंकाल होता है। एक चीज और इसमें देखते हैं कि ये जो प्राणी होते हैं इनके जो उत्सर्जन की क्रिया है वो वृक्क जैसी संरचना के माध्यम से होती है, यानी वृक्क उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें तो मेंढक, मेंढक वाला हम एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, टोड है, इसकी प्रजाति होती है। ठीक है, अब आगे हम अगला जो वर्ग है वो लेते हैं सरीसृप। सरीसृप का मतलब क्या होता है, सांप, रेप्टेलियन वर्ग, जिसमें छिपकली भी आएगी, मगरमच्छ भी आएगा, जो रैंक पर चलने वाले प्राणी हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, अब इनका अगर हम आवास देखें तो क्या होता है, आवास है जलीय बहुत कम मिलेगा आपको, मगरमच्छ जैसे वो भी क्या होता है, स्थल पर आकर के आवास करता है, वो अपने भोजन के लिए उस जल के अंदर चला जाता है। ठीक है, दूसरा हम देखें आवास हो गया, दूसरा हम देखें कि इनके शरीर के ऊपर क्या शल्क होती है, तो इनके शरीर पर शल्क उपस्थित रहते हैं। ठीक है, दूसरा हम इनकी श्वसन क्रिया को देखें, तीसरा तो श्वसन क्रिया किससे होगी, ये स्थलीय प्राणी है तो स्वाभाविक है फेफड़ों से, फेफड़ों से श्वसन। ठीक है, फेफड़ों के, फेफड़ों से श्वसन की क्रिया। अब हृदय की बात करते हैं, फेफड़े की बात आ गई तो अगर हम हृदय की बात करते हैं तो हृदय इसके अंदर क्या होता है,
त्रिकक्षीय होता है, त्रिकक्षीय। लेकिन एक इसमें अपवाद है। मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ वो 4 कक्षीय हृदय वाला होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर बात करें हम समतापी है या असमतापी है, ये भी क्या है, मैंने पहले ही बताया था ना आप लोगों को। असमतापी पक्षी और मैमेलियन समतापी है, अंडे देते हैं या फिर शिशु को जन्म देते हैं, तो ये क्या देते हैं, असमतापी है। और सरीसृप में अंडे देते हैं, ठीक है, अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि इनके एग्जाम्पल की, इनका उदाहरण। अब जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ विकसित प्राणी आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर मगरमच्छ लिखा है, तो मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गए, सांप हो गए, ये सारे किस में आएंगे, सरीसृप में आएंगे। यानी एग्जाम्पल में सांप, छिपकली, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हो। फिर हम बात करेंगे पक्षी की। पक्षी वर्ग भी आप जानते हो, पक्षियों से संबंधित क्या विशेषता होती है, आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, आकाश में उड़ने वाले हैं, स्थलीय प्राणी है, यानी जल में इनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात अगर हम देखें कि ये उड़ते हैं, तो उड़ने के लिए क्या चाहिए, पंख चाहिए। अब वो पंख कहाँ होते हैं, इनके शरीर पर ही होते हैं। जैसे अपने ये हाथ होते हैं, पैर होते हैं, ऐसे उनके अंदर भी 4 की संख्या में 2 जोड़े, 4 की संख्या में इसी प्रकार के जो उपांग होते हैं वो पाए जाते हैं। उनके अंदर जो हाथ वाले होते हैं, हाथ वाला जो भाग होता है या जिसको हम अग्रपाद बोलते हैं, वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी उनको उड़ाने वाले पंख में मददगार बन करके उनको उड़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरे पैर जो होते हैं, यानी पार्श्वपाद जो होते हैं, वो पैर की तरह ही कार्य करते हैं, ठीक है। तीसरी इनकी विशेषता एक देखें कि ये जब आकाश में उड़ते हैं तो बिल्कुल हल्का होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होते हैं, इसमें वायु कोश काफी सारे होते हैं, हड्डियां जो होती हैं उनमें स्पेस होता है। वायु हल्की होने से, वो पोर्शन हल्का होने से क्या होता है, वो आसानी से आकाश में उड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करें हम शल्क, तो अभी हमने बात की है कि इनके जो शरीर है, उस शरीर पर क्या होते हैं, पंख पाए जाते हैं। तो पंख युक्त त्वचा, ठीक है, पंख युक्त त्वचा, पंख पाए जाएंगे। आगे वाले 2 जोड़े पैर होंगे जिनके अंदर ये पंख पाए जाते हैं। बात करें श्वसन, तो अब स्थलीय प्राणी चल रहे हैं, तो किससे होगा, फेफड़ों से, फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया, ठीक है। अब बात करें पक्ष की, किसका, श्वसन की क्रिया चल रही है, फेफड़ों से संबंधित है, तो फेफड़ों से हृदय से संबंधित बात करें तो हृदय में कक्ष कितने होंगे, 4 कक्ष होंगे, ठीक है। अब 4 कक्ष आ गए हैं, यहाँ इसमें मगरमच्छ में आ रहे थे, और इस पक्षी वर्ग में जितने भी पक्षी हैं उन सब में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। अब बात करें असमतापी, तो ये क्या होते हैं, समतापी होते हैं, एक जैसा तापमान इनके शरीर के अंदर का रहता है, ठीक है। 5वां बात करें अंडे देने वाले हैं या बच्चे, तो ये अंडे देने वाले हैं। 6ठी बात करें कि ये जो अंडे होते हैं, वो अंडे एक खास आवरण, यानी एक कठोर आवरण होता है, उससे ढके हुए रहते हैं, जिससे कि अंदर अंडे के अंदर जो विकास हो रहा है भ्रूण का, उसको सुरक्षा मिल सके, ठीक है। इसमें भी पाया जाता है ऐसा एक कवच। 6ठे में इसका एग्जाम्पल ले तो चिड़िया है, कौवे हैं, चिड़िया, कौवे, ये इसके एग्जाम्पल है, कौवों को इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब हमारा बचता है स्तनपायी या स्तनधारी। स्तनधारी में हम लोग भी आते हैं। स्तनधारी से अभिप्राय क्या है, जो कि अंडे नहीं दे करके बच्चे को जन्म देते हैं और दुग्ध पान करवाते हैं, ठीक है। जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाएंगी वो स्तनधारी, स्तनपायी या मैमेलियन कहलाते हैं।
ठीक है। इनके शरीर की बात करें तो शरीर जो त्वचा है, त्वचा के ऊपर इनके अंदर, जैसे अपने शरीर को देखते हुए हम देखें, हमारे शरीर की त्वचा के ऊपर बाल पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथियां होती है जिससे कि पसीना बाहर निकलता है, तेल ग्रंथियां होती है। तो क्या हो गए, त्वचा पर बाल उपस्थित होते हैं, श्वेत ग्रंथि उपस्थित होती है, तेल ग्रंथि उपस्थित होती है। ये चीजें इसके ऊपर उपस्थित रहती हैं। ठीक है, हमारी त्वचा से संबंधित हम ले तो हमें पता चल जाएगा। फेफड़े क्या होते हैं, चार, श्वसन की क्रिया किससे होती है, फेफड़ों से होती है, फेफड़ों द्वारा श्वसन। ठीक है, अब बात करें हम हृदय की, तो हृदय क्या है, चार कक्षीय होता है, दो आलिंद दो निलय। बात करें तापमान से संबंधित तो ये क्या होते हैं, समतापी। बात करेंगे अंडे देने वाले हैं कि बच्चे, तो ये क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, बच्चे के रूप में जन्म होता है शिशु अवस्था के अंदर। इसके अंदर एक अपवाद हम देखते हैं कि जो कंगारू होता है, कंगारू के अंदर क्या होता है, कंगारू अविकसित बच्चे को जन्म देता है, अविकसित शिशु को जन्म देता है, और जन्म देने के बाद में क्या करता है, एक मार्सुपियम एक थैली होती है जो उसके शरीर से जुड़ी रहती है। उस थैली के अंदर वो उस शिशु को वो रखता है। कब तक रखता है, जब तक कि वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाए। छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि उस थैली का क्या नाम है, तो उस थैली का नाम है मार्सुपियम थैली होती है। और कब तक रहता है, जब तक कि बच्चा पूर्ण विकसित नहीं हो, पूर्ण विकसित न हो जाए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हमने, इसके एग्जाम्पल किसके, इस मैमेलियन के। तो आपको आश्चर्य होगा कि जो चमगादड़ है वो भी क्या आता है, चमगादड़, बैट जिसको बोलते हैं ना, चमगादड़ मैमेलियन में आता है। ब्लू व्हेल भी आपने देखा है, ब्लू व्हेल, व्हेल मछली देखी है ना, वो व्हेल मछली भी क्या आती है, इसके अंदर आती है। यानी वो भी बच्चे को जन्म देती है, दुग्धपान करवाती है, इसलिए उसको इसी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के जो जीव है, प्राणी का वर्गीकरण हम ले रहे थे। उस वर्गीकरण के अंतर्गत हमने देख लिया कि ये विभिन्न प्रकार के कुछ हमारे वर्ग हैं जिनके अंदर भिन्न भिन्न लक्षण लिए हुए विभिन्न प्रकार के कैटेगरी इनकी निर्धारित की गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे इसकी एक चीज जो रहती है उसके बारे में हम देखते हैं, और वो है वर्गीकरण जो है। उस वर्गीकरण को तो हमने देख लिया, लेकिन इस वर्गीकरण में एक चीज और होती है। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है और वो होता है होमो सेपियंस। तो कोई भी जाति है, कोई भी वंश है, उसका हमें पता चल जाए और सभी जगह पर किसी भी प्राणी को एक ही नाम से जाना जाए, तो ऐसी स्थिति को जानने के लिए इस प्रकार से नाम पद्धति रखी गई है। नाम पद्धति यानी नामकरण पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस। कब दी थी, ये जो पद्धति थी ये 18वीं शताब्दी में दी गई थी, 18वीं शताब्दी में दी गई थी। इन्होंने ये कहा कि कोई भी जीव है उसका एक ऐसा नाम, जैसे हम तत्वों से संबंधित ले रहे थे, आवर्त सारणी में एक फिक्स नाम है, तो ऐसे ही किसी भी जीव के
पादप हो चाहे कोई जंतु हो, उसका ऐसा नाम हो जो कि जैसे भारत में भी उसी नाम से जाना जाए, दूसरी कंट्रीज में भी उसको उसी नाम से जाना जाए, जिससे उनके अंदर कंफ्यूजन नहीं हो कि कौवे को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, दूसरी जगह पर कोई कुछ बोलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनमें कुछ अंतर आ गया। उस अंतर को दूर करने के लिए अब जैसे सपोज कीजिए हम लोग बाहर जाते हैं, कोई दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और वहां पर हमने बिल्ली को देख के कह दिया बिल्ली बिल्ली, वो कहेंगे रेट। इसका मतलब हमें सॉरी कैट, रेट मीन्स चूहा, कैट बोल दिया। तो ये कैट बोला तब तुम्हारे समझ में आ गया, लेकिन हमने बिल्ली बोल ली तब उनके समझ में नहीं आया, क्योंकि कैट जो है वो हमारा इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड से हम जान चुके हैं कि वो बिल्ली है। लेकिन हम लोगों ने बिल्ली बोला, हमारे यहाँ बिल्ली बोल रहे हैं, वहां पर वो बिल्ली जान ही नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में इनको दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक नाम डिसाइड किया गया और उस वैज्ञानिक नाम के अनुसार ही फिर जीवों को एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया, वर्गीकरण पद्धति को ध्यान में रखते हुए कि उसकी जाति से उसका नाम निकले और वो नाम फिर पूरे विश्व में एक ही जैसा रहे। तो कैरोलस लिनियस जो थे उन्होंने द्विनाम पद्धति इजाद की थी, बताई थी। द्विनाम का मतलब क्या होता है, एक नाम तो होता है वंश का, वंश यानी जीनस, ठीक है, और दूसरा नाम होता है जाति का, यानी उस जंतु का, उस प्राणी का नाम होता है, ठीक है। अब ये जो होती है कि ये द्विनाम पद्धति है या ये नामकरण की जो पद्धति है, वो नामकरण की पद्धति को हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, उसके लिए हम कुछ नियम को फॉलो करते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया द्विनाम पद्धति है, तो पहला नाम किसका आएगा, जीनस का नाम आएगा, प्रथम जीनस नाम आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो दूसरा नियम का हम फॉलो करते हैं वो क्या है, दूसरा नाम है, दूसरा जाति का नाम आएगा, ठीक है। जाति यानी उस प्राणी की, उस जीव की हम जाति से वाकिफ हो जाएंगे कि ये जाति से संबंधित बात हो रही है, ठीक है। अब हमने ये लिया जीनस वाला नाम, तो जीनस वाले नाम को हमेशा बड़े अक्षर से यानी कैपिटल लेटर या बड़े अक्षर, अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में, ठीक है, आप समझ जाओगे इसको। फिर दूसरा नाम जाति का है, तो जाति को हम किस में लिखेंगे, छोटे अक्षर में, छोटे अक्षर में यानी स्मॉल लेटर में, ठीक है। ये तो CL और ये SL स्मॉल लेटर में, छोटे में। फिर तीसरे नंबर पर हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है, जब इनको हम लिखेंगे तो इटालियन, आप लोग मोबाइल वगैरह को यूज में लेते हो तो उसमें आता है ना इटालियन, टेटा लेटा वसा, तो इटालियन तरीके से लिखा जाता है, तरीके से लिखा जाता है। इटालियन तरीके का मतलब लेटे हुए स्थिति के अंदर हम इसको लिखते हैं, लिखा जाता है। तो ये कुछ एक नियम है जिनको हमें ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ना है। जैसे हम एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल हम मनुष्य का एग्जाम्पल ले, मनुष्य, तो मनुष्य का एग्जाम्पल लेने के लिए जैसे मनुष्य का जो नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है वो होमो सेपियंस होता है, ठीक है। होमो सेपियंस क्या है, इसको टेटा हमें लिखना होगा, और होमो एच जो होगा वो तो क्या आएगा, बड़ा आएगा होमो, और सेपियंस एस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सेपियंस, छोटा आएगा, एच क्या आएगा, बड़ा आएगा, और फिर एस यानी ये तो क्या है, पहले वाला तो क्या है, ओमी क्या है, जीनस है,
और सेपियंस क्या है, जाति। ठीक है, तो ये पहला नाम जीनस कहा गया, दूसरा नाम जाति कहा गया, उनको टेढ़ा लिखना है। इस प्रकार के नियमों को ध्यान में रख करके इनका नामकरण किया जाता है। हायर क्लासेस में इनका और भी अधिक विस्तृत प्रारूप आएगा, जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर की